स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे स्केलेटन सिस्टम के बारे में। जैसे कि हम जानते हैं कि स्केलेटन का मतलब होता है कंकाल, ढांचा। हम किसी भी चीज को देखते हैं, उसके बारे में सोचते हैं कि इसका इंटरनल कैसे बना होगा। फॉर एग्जाम्पल, हम किसी घर को देखते हैं तो हम सोचते हैं कि वाह, ये घर कितना सुंदर है। कभी किसी अच्छे घर को देखते हैं तो क्या जो उसकी ब्यूटी होती है वो ऊपर से हमें दिखाई देती है, बट उसके अंदर का एक इंटरनल स्ट्रक्चर होता है जिसके ऊपर उस हाउस की वॉल्स टिकी होती है, राइट। और जो उसकी आउटर ब्यूटी है वो हम देख पाते हैं, जो उसकी इनर ढांचा है वो हम बाहर से नहीं देख पाते। इसी तरह से ह्यूमन बॉडी हम बाहर से देख सकते हैं, हम किसी इंडिविजुअल को देख सकते हैं, राइट, बट उसके अंदर का जो स्केलेटन है वो हमें विजिबल नहीं होता। लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि हमारी मसल्स, हमारी स्किन, हमारे ऑर्गन्स, जितने भी हमारी बॉडी में चीजें प्लेस्ड है वो किसकी वजह से टिक पा रही हैं? ड्यू टू स्केलेटन। हमारे अंदर एक स्केलेटन है जो हमारी बॉडी को सपोर्ट कर रहा है, राइट, जिसकी वजह से हमारी बॉडी की वो शेप हमें मिल पा रही है। तो स्केलेटन सिस्टम के बारे में आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, तो अगर मैं बात करूं स्केलेटन की, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि हम जो बॉडी, ह्यूमन बॉडी देख पाते हैं, उसका जो स्केलेटन होता है उसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं, क्योंकि हम इंटरनल पार्ट्स को तो नहीं देख सकते, राइट। हम तो मैक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स को देख सकते हैं, वो भी उन्हें जो कि सरफेस पे है। इनर सरफेस को हम विदाउट डाइसेक्ट करे नहीं देख सकते, राइट। तो आज हम डिटेल में पढ़ेंगे स्केलेटन के बारे में, कि जिस स्केलेटन से हम बने हैं, जिसके ऊपर हमारी बॉडी सपोर्ट में है, जिसको हमारी बॉडी को सपोर्ट मिल रही है, जिनकी वजह से एक्चुअल में वो स्केलेटन सिस्टम क्या होता है और स्केलेटन सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और उस पार्ट का पर्टिकुलर काम क्या होता है। So let's start with a interesting topic, the skeleton system. So first of all we are going to discuss about the parts of skeleton system. तो जो skeleton system divided है, जो उसके parts हैं वो है bones, हड्डियां, joints, कार्टिलेज और लिगामेंट्स। तो ये जो 4 मेजर पार्ट है हमारे स्केलेटन सिस्टम की। अब बात करूं स्केलेटन सिस्टम की, तो स्केलेटन सिस्टम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, राइट। स्केलेटन सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। वन इज एक्सियल स्केलेटन एंड इट कंटेन्स 80 बोन्स, राइट, and second division is known as appendicular skeleton. It contains 126 bone. Alright, in the axial skeleton there are 80 bones and in the appendicular skeleton there are 126 bone. Alright, so total how many bones are there in the body? 206. Then the functions of the bone, as I told you, in the axial skeleton or in the appendicular skeleton there are the bones. So what are the bones? What are the functions of bone? सबको पता है bones किसके कहते हैं? हड्डियों को bones कहते हैं। बट क्या काम करती है हड्डियां, एक्चुअल बनी कैसे हैं हड्डियां, वो अब हम देखेंगे, राइट। तो जो फंक्शंस की बात करूं तो ये हमारी बॉडी को फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से हमारी मसल और जो हमारा फैट है, जो स्किन है, वो सपोर्टेड रहती है किसके ऊपर? हड्डियों के ऊपर। हमारी बोन्स के ऊपर ही हमारी मसल्स की लेयर है और उसी में फैट एक्यूमुलेट होता है और उसी के ऊपर स्किन आती है, राइट। फॉर एग्जांपल, एक ईंट है, आई हैव अ ब्रिक, मैंने उसके ऊपर सीमेंट लगाया, देन आई हैव अप्लाइड पेंट ओवर इट। देन अगर मैं उस ईंट को रिमूव कर दूं, क्या सीमेंट और पेंट टिकेगा? नहीं। सो आप इस एग्जांपल से समझ सकते हैं कि बोन है, उसके ऊपर मसल्स हैं, उसके ऊपर स्किन है और वही उन्हीं के बीच में जाके फैट इकट्ठा होता है। अगर बोन नहीं होगी तो कुछ भी टिकेगा नहीं, राइट। तो बोन्स आर प्रोवाइडिंग द फ्रेमवर्क टू अवर बॉडी, ओके। देन प्रोटेक्शन, ये प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती है हमें। कैसे? जैसे कि जो हमारे मेजर ऑर्गन्स हैं, लाइक ब्रेन,
lungs and more organs, they are covered under bones. For example, brain is covered under skull होती है, उसके अंदर brain है. क्यों? ताकि ब्रेन प्रोटेक्टेड रहे. वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारा, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक कवरिंग है, दैट इज स्कल. तो हमें बोन्स क्या प्रोवाइड कर रही है? प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर रही है फ्रेमवर्क के साथ साथ. देन बात आती है मूवमेंट. हम मूवमेंट कर पा रहे हैं, अपना हाथ उठा पा रहे हैं, अपनी नाक को इधर उधर रोटेट कर पा रहे हैं, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द बोन्स. क्योंकि बोन्स प्रेजेंट है जो कि मूवमेंट कराने में हेल्प कर रही है, दैट इज ड्यू टू बोन. नेक्स्ट इज मिनरल होम्योस्टेसिस. तो व्हाट इज मिनरल होम्योस्टेसिस? इट स्टोर्स एंड मेंटेन मिनरल्स. जो हमारी बोन्स की प्रॉपर्टी होती है, सुना है ना कि कैल्शियम से बोन्स मजबूत होती हैं. हॉर्लिक्स पियो, कॉम्प्लेन पियो, ये कैल्शियम कंटेन करता है, फास्फोरस कंटेन करता है, जिससे आपकी हड्डियां मजबूत होंगी, ग्रोथ फास्टर होगी. बिकॉज our bones need these minerals to maintain their thickness, right? क्योंकि यही कैल्शियम और यही फास्फोरस हमारी बोन्स से जाके अटैच होता है, जिसकी वजह से मिनरल होम्योस्टेसिस मेंटेन रहता है. हमारी बॉडी में मिनरल्स की सफिशिएंसी नहीं हो जाती बहुत ज्यादा एक्सेस अमाउंट में, राइट? बैलेंस रहता है. किसकी वजह से? क्योंकि हमारी बोन्स एब्जॉर्ब कर लेती हैं और मिनरल्स का लेवल मेंटेन कर देती हैं. ऑलराइट. और वहीं अगर हम कैल्शियम और फास्फोरस का इंटेक नहीं करेंगे तो क्या होगा? मसल्स वीक होती जाएंगी. मिनरल होम्योस्टेसिस इज आल्सो अ फंक्शन ऑफ आवर बोन्स. नेक्स्ट इज प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स. ब्लड सेल्स जो हमारे होते हैं, जैसे कि आसान शब्दों में कहूँ, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स. जो व्हाइट ब्लड सेल्स हमने अभी तक पढ़े हैं, उनका प्रोडक्शन कहाँ पे होता है? बोन मैरो. दैट इज ऑल्सो अ बोन. तो हमारा ब्लड भी, जो सेल्स हमारे ब्लड में प्रेजेंट है, वो भी कहाँ बन रहे हैं? बोन्स. देन स्टोरेज का फंक्शन तो होता ही है बोन्स का. कैल्शियम को स्टोर करके रखती हैं, फैट्स को स्टोर करके रखती हैं. अगर इसी वजह से हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं वो प्रोटेक्टेड रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हम गिरते हैं फ्लोर पे, राइट? आप सोचिए अगर हम फ्लोर पे गिर गए बाई चांस, तो जैसे हमारी थोड़ी चोट लगती है, अगर हम हल्का गिरते हैं तो तेज भी गिरते हैं तो हमारी हड्डी नहीं टूट जाती एकदम से. क्यों? क्योंकि फैट की लेयर है हमारी मसल्स के ऊपर. वो किसकी वजह से हो पा रहा है? क्योंकि बोन्स है और बोन्स स्टोर करने में हेल्प करती है फैट्स को, क्योंकि उनके पास एडिपोसाइट्स होते हैं, सेल्स, ऐसे सेल्स जो कि फैट को एब्जॉर्ब कर लें और हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें. ऑलराइट. नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ बोन. अब आपको बोन तो समझ आ गया कि बोन का काम क्या है, हमारी बॉडी में क्या काम कर रही है. जैसे कि हमें फ्रेमवर्क दे रही है, हमें हमारे लिए प्रोटेक्शन की तरह एक्ट कर रही है, हमारे ब्लड सेल्स को फॉर्म कर रही है. तो बोन्स तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अब इनको कैसे क्लासिफाई किया गया है? क्योंकि हम देखते हैं, अगर हम ध्यान दें कभी, तो हम देखते हैं कि नोज तो बहुत छोटी है, वही हमारा हाथ तो बहुत बड़ा है. इट मींस शेप भी है बोन्स का, कुछ लंबी है बोन्स और कुछ शॉर्ट है. यस, राइट. सो बोन्स को क्लासिफाइड किया गया है लॉन्ग बोन्स और शॉर्ट बोन्स में. जो हड्डियां लंबी होती हैं, दैट कम्स अंडर द लॉन्ग बोन्स, एंड जिनका लेंथ शॉर्ट होता है, दीज आर द शॉर्ट बोन्स. तो
जो लॉन्ग बोन्स होती हैं वो लॉन्गर होती है, राइट। इनका एक शाफ्ट होता है विद हेड्स एट द बोथ एंड, राइट। अब डोंट बी कंफ्यूज, जस्ट रिमेंबर द शेप ऑफ बोन इन आवर माइंड। बोन की शेप को रिमेंबर करो अपने माइंड में, कैसा दिख रहा है। हमने देखी है ना बोन्स, तो मूवीज में देखी है, डमी स्केलेटन भी देखा है हमने। तो क्या सा होता है कि एक बीच में स्केल जैसा स्ट्रक्चर होता है और दोनों एंड्स पे उसके डंबल जैसी शेप होती है, राइट। तो जो स्केल जैसा स्ट्रक्चर होता है दैट इज शाफ्ट, जिसे बोन की बॉडी कहा जाता है, राइट, दैट इज शाफ्ट। एंड विद हेड्स एट बोथ एंड, वो जो बोथ एंड पे आपको डंबल शेप दिखता है दैट इज हेड, जो दोनों कोनों पे होता है, राइट। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बोन। एंड लॉन्ग बोन्स में हमारी मोस्टली कॉम्पैक्ट बोन्स आती हैं, जिसका एग्जांपल है फीमर एंड ह्यूमरस। कंफ्यूज नहीं होना। फीमर और ह्यूमरस टिपिकल वर्ड है, राइट। बट अगर आप इसको ऐसे याद रखेंगे कि आप अपने हैंड को देखिए, राइट। अब जो आपका हैंड है, जो शोल्डर से आपकी बोन आ रही है दैट इज ह्यूमरस, राइट। एंड आपके लैग में जो बोन है, जो सबसे लॉन्ग बोन होती है बॉडी की, दैट इज फीमर। सो यहाँ पे एक क्वेश्चन और आपको समझ आ गया कि which is the largest bone of the body? Femur, right? The next is short bone. अब हम बात करते हैं short bones। जनरली जो शॉर्ट बोन्स होती हैं वो क्यूब शेप की होती है, क्यूब सबने देखा है, राइट। तो शॉर्ट बोन्स का शेप कैसा होता है, क्यूब शेप होता है। और इसमें कौन सी बोन्स आती है, स्पॉन्जी, राइट। स्पॉन्जी बोन्स आती हैं। एग्जांपल लूं तो कार्पल्स और टार्सल्स। अब कार्पल्स और टार्सल्स क्या होते हैं ये हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे, राइट। जस्ट कीप वॉचिंग। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स पे ही हम कंटिन्यू करते हैं। मैंने आपको दो क्लासिफिकेशन बता दिए, लॉन्ग बोन्स और शॉर्ट बोन। नेक्स्ट इज फ्लैट बोन एंड द इर्रेगुलर बोन्स, राइट। ये बोन्स का ही क्लासिफिकेशन चल रहा है। बोन्स को चार एरोज बनाइए, डिवाइड कीजिए, लॉन्ग बोन्स, शॉर्ट बोन्स, फ्लैट बोन्स एंड इर्रेगुलर बोन्स। अब फ्लैट बोन्स कौन सी होती है, जो थिन होती है, पतली होती है और फ्लैटेंड होती है, राइट। यूजुअली इनका जो शेप होता है वो कैसा होता है, कर्व्ड, घुमावदार होती है दीज फ्लैट बोन्स। एंड इट कंटेन्स थिन लेयर्स ऑफ द कॉम्पैक्ट बोन अराउंड द लेयर ऑफ स्पॉन्जी बोन, राइट। इनके ऊपर थिन लेयर्स होती है कॉम्पैक्ट बोन की, जो कि अराउंड होती है, जो किसके आसपास होती है, स्पॉन्जी बोन के आसपास होती है। इसका एग्जांपल दूं तो स्कल और रिब्स और स्टर्नम। तो फ्लैट बोन्स का एग्जांपल होता है स्कल, रिब्स जिसके अंदर लंग्स प्रोटेक्टिव होते हैं हमारे, और हमारा स्टर्नम। अब बात करूं इर्रेगुलर बोन्स की, तो इर्रेगुलर बोन्स जो होती है, जैसे कि नाम से समझ आ रहा है, इर्रेगुलर, कोई रेगुलरिटी नहीं है, कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है। तो इस शेप में कैसी होती है, इर्रेगुलर होती है, राइट। ये एक दूसरे में फिट नहीं बैठेंगे। अगर आप एक इर्रेगुलर बोन को दूसरे इर्रेगुलर बोन से जोड़ने की कोशिश करेंगे तो ये कभी भी आपस में फिट नहीं बैठेंगी। इसका एग्जांपल होती है हमारी हिप बोन और वर्टिब्रा। इस सारी जो टर्मिनोलॉजी आ रही है, वर्टिब्रा, स्टर्नम, ये हम सब आगे डिस्कस करेंगे, राइट। सी दिस इज द स्केलेटन, हाउ आवर बॉडी लुक्स लाइक इंटरनली। हमारी बॉडी इंटरनली कैसी दिखती है, जस्ट
ऐसे, ठीक है। अगर स्किन हटा दे, फैट हटा दे, मसल्स हटा दे, तो जो स्केलेटन बचेगा, दिस इज दैट स्केलेटन। सी here classification as I already explained you, कि लॉन्ग बोन्स होती है, शॉर्ट बोन्स होती है, फ्लैट बोन्स होती है और इरेगुलर बोन्स होती है। अब आप और ज्यादा अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था लॉन्ग बोन्स, अगर बोन्स की बात करूं तो बोन्स कैसी होती है, एक बॉडी होती है दैट इज नोन एज शाफ्ट, जिसे शाफ्ट कहा जाता है। और दोनों एंड्स पे उसके डंबल जैसी शेप होती है और इसी शेप को बोलते हैं हम हेड। दोनों तरफ हेड होता है एक बोन के, राइट। तो लॉन्ग बोन ऐसी दिखती है और उसका एग्जांपल मैंने आपको बताया था ह्यूमरस एंड फीमर। तो जो ये वाली बोन होती है जो शोल्डर से आ रही होती है, दैट इज ह्यूमरस, ऑलराइट। एंड this is the femur which is known as the longest bone of the body. This is the femur जो आपकी thighs में प्रेजेंट होती है, लैक्स में प्रेजेंट होती है, ऑलराइट। देन अब मैं बात करूं शॉर्ट बोन्स की, जिसका एग्जांपल मैंने आपको दिया था कार्पल्स और मेटाकार्पल्स। तो सी, ये जो हमारा हैंड है इसके अंदर भी छोटे छोटे बोन्स हैं। अब आप फील कर सकते हैं अपने हैंड को टच करके, राइट। तो जो ये शॉर्ट शॉर्ट से स्ट्रक्चर है, यही होती है शॉर्ट बोन। इसका एक एग्जांपल है ट्रैपेजॉइड। दीज आर द ट्रैपेजॉइड। बोन का नाम क्या है, ट्रैपेजॉइड। अपने हैंड में फील कीजिए, आपको महसूस होगा, राइट। देन अनदर इज फ्लैट बोन। फ्लैट बोन ऐसी दिखती है जैसे कि मैंने आपको बताया था वो फ्लैट होती है और पतली होती है। तो उसका एग्जांपल मैंने दिया था आपको रिब्स, स्कल और स्टर्नम। तो स्टर्नम क्या होता है, दिस इज द स्टर्नम, दिस। जो रिब्स को टू पार्ट्स, जो रिब्स को दोनों तरफ से जोड़े रखता है, दोनों तरफ रिब्स है, बीच में जो पोर्शन है दैट इज स्टर्नम, ऑलराइट। नेक्स्ट इज इरेगुलर बोन, जो कि इरेगुलर होती है, जिनका शेप जो है वो फिक्स नहीं रहता है, मतलब इरेगुलर होती है, रेगुलरिटी नहीं होती। देयर इज नो रेगुलरिटी इन द शेप ऑफ इरेगुलर बोन्स। इसका एग्जांपल मैंने आपको दिया था वर्टिब्रा और हिप बोन। सो दीज आर द वर्टिब्रा, जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है, राइट। अगर हम स्पाइनल कॉर्ड के पास टच करके देखें तो हमें फील होगा कि वहां एक बोन है, राइट। सो दीज आर द वर्टिब्रा, लंबा वर्टिब्रा बोलते हैं इनको। ये एक एग्जांपल है किसका, इरेगुलर बोन का, ऑलराइट। तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और बोन की एनाटॉमी देखते हैं। जैसे कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की हम बात कर रहे हैं ना, तो अभी तक तो हमने जनरल चीजें देख ली, लेकिन अब हम डिटेल में जाएंगे
कि लॉन्ग बोन हमने पढ़ तो ली, लॉन्ग बोन का एग्जांपल तो हम समझ गए जी ह्यूमरस होता है, बट अब उसका इंटरनल देखेंगे कि एक बोन कैसे कैसे जुड़ी हुई है और उसके अंदर क्या क्या मटेरियल प्रेजेंट है, राइट। सो जस्ट सी, अगर मैं अनाटॉमी की बात करूं एक बोन की, राइट, अब टर्म है ग्रॉस अनाटॉमी। ग्रॉस मींस मैक्रोस्कोपिक, जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं वो अनाटॉमी। एक बोन को ले लूं अगर, तो उसको तो मैं आंखों से देख सकती हूँ, उसकी एनाटॉमी देख सकती हूँ कि एक शाफ्ट है, दो हेड है, राइट। सो विदाउट माइक्रोस्कोप यूज करें हम अभी एग्जामिनेशन कर रहे हैं, ओके। सो अब आप देखिए कि इसमें क्या क्या है। जस्ट सी, दिस इज द डायफाइसिस, जिसे हम शाफ्ट भी बोलते हैं, राइट। एंड जिसे मैं हेड कह रही हूँ इन सिंपल वर्ड्स, these are known as proximal epiphysis and distal epiphysis. proximal, अब पोर्शन पे जो है that is proximal epiphysis, right। proximal क्यों कहा है इसको, जैसे कि आपने anatomical terms में पढ़ा था, just remember, go back to the previous classes, आपने पढ़ा था कि proximal term का मतलब होता है जो बॉडी से कनेक्टेड होता है, जो टुवर्ड द शोल्डर होता है, एंड इट इज कंपोज्ड ऑफ कॉम्पैक्ट बोन। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन द प्रीवियस स्लाइड्स दैट लॉन्ग बोन्स किससे बनी होती है, हमारी कॉम्पैक्ट बोन से बनी होती है, ऑलराइट। देन जो एंड्स होते हैं, जो एपिफाइसिस होते हैं हमारे कॉम्पैक्ट बोन, मींस देयर इज नो स्पॉन्जी शेप और नो स्पॉन्जी लाइक स्ट्रक्चर। आप एक स्पॉन्ज को इमेजिन करेंगे तो आप याद करेंगे कि स्पॉन्ज में कुछ छेद छेद से होते हैं और वो बहुत सॉफ्ट होता है, स्पॉन्जी होता है। तो जो एपिफाइसिस होते हैं, जो मैंने आपको बताया प्रॉक्सिमल और डिस्टल, ये जो एंड्स हैं हमारे, ये स्पॉन्जी होते हैं, ठीक है। मोस्टली किससे बने होते हैं, स्पॉन्ज से, स्पॉन्जी बोन से, राइट, सॉरी, स्पॉन्जी बोन से। So see in the diagram also, this is the spongy bone, all right, and this is the articular, जहाँ पे हमारी shoulder bone attach होगी, और एक ये articulation का point बनेगा। articulation means movement, ठीक है, movement करना। this is the epiphyseal line, this is the periosternum, this is the compact bone, here you can see there is no spongy like structure present, and this is the cavity which is present inside the bone, which is known as medullary cavity, right, medullary cavity. So this is the gross anatomy of a long bone only. So it is about the long bones. Next, proceed towards the division of skeleton system. Right, as I told you that the skeleton is divided into two parts, axial skeleton and the appendicular skeleton, right. So अब एक्सियल क्या होता है, अपेंडिकुलर क्या होता है, राइट। आई नो यू आर नॉट अवेयर अबाउट द एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन। सो अगर हम देखें डायग्राम को क्लियरली, तो जो ग्रे कलर से पोर्शन दिखाई दे रहा है दैट इज एक्सियल स्केलेटन, राइट, जिसमें आपका स्कल आ गया, फेस आ गया, स्पाइनल कॉर्ड आ गया आपका, जिसे वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं, राइट, आपकी रिब्स आ गई। These things comes under axial। और अपेंडिकुलर स्केलेटन में क्या आ गया, आपके लिम्स, हैंड्स और लेग्स दोनों, अपर लिम्स लोअर लिम्स दोनों आ गए, पेल्विक गिर्डल आ गया। सो these are comes under appendicular skeleton। So how many bones are present in axial skeleton? 80। and how many bones are present in appendicular skeleton? 126। and 80 plus 126 is equals to 206। so this is how our 206 bones are fitted inside our body, right। so just focus and see, in the skull cranium bones are 8 in numbers, facial bones are 14 in numbers। जो आपका फेस है, जैसे आप डेली मिरर में देखते हैं, राइट, इसके अंदर 14 बोन्स है, 14 1 4 14। हैव यू इमेजिन कि आपके फेस के अंदर 14 बोन्स है, राइट। सो यही छोटी छोटी बोन्स मिलके इसी तरह से हमारी बॉडी में 206 बोन्स आई है। तो अब मैं बात कर रही थी, बैक टू द पॉइंट, कि स्कल में हमारी 2 टाइप्स की बोन्स होती हैं, क्रेनियल बोन्स और फेशियल बोन्स। क्रेनियल बोन्स का नंबर होता है 8 एंड फेशियल बोन्स का नंबर होता है 14। ओके, as written in the picture also। then hyoid bone, this is 1,
राइट। देन ऑडिटरी ऑसिकल्स जो सुनने के लिए हेल्प करते हैं हमारी, there are these are 6 in numbers, and vertebral columns are 26 in numbers. Thorax 1, sternum 1, and ribs are 24 in numbers. There are 12 pairs of ribs, है ना? So total 24. This is how 80 bones are present in axial skeleton. So this is the division of the bones, right? How many bones are present in axial skeleton and how? So this is the answer, that cranial contain 8, facial contain 14, hyoid bone is 1, auditory ossicles are 6 in numbers, vertebral columns is 26, sternum contain, when we talk about the thorax, so thorax is divided into 2, sternum and the ribs. Sternum is 1 in number and ribs are 24 in numbers, and the total is 80, right? So let's move towards the appendicular skeleton. So appendicular skeleton की अगर बात करें तो इसमें पेक्टोरल गिल्डल्स आते हैं आपके. दीज आर द पेक्टोरल गिल्डल्स. अपर लिम्स, दीज आर द अपर लिम्स. पेल्विक गिल्डल, दिस इज द पेल्विक गिल्डल, राइट, सी. एंड लोअर लिम्स, दीज आर द लोअर लिम्स. सो पेक्टोरल गिल्डल में क्लाविकल और स्कैपुला का 2-2 नंबर होता है. भाई इधर 2 बोन्स हैं, क्लाविकल है और एक स्कैपुला है. उसके जस्ट डाउन 2 शोल्डर्स हैं तो 2 क्लाविकल होती हैं. दिस इज द कॉलर बोन, this which is also known as collar bone, जिसे कॉलर पे आप फील कर सकते हैं. दिस इज क्लाविकल एंड स्कैपुला, ये भी 2 होती है. अपर लिम्स पे आ जाऊं तो ह्यूमरस, दोनों हाथ में है तो 2 होंगी, सिंपल सी बात. एक अल्ना है, एक रेडियस है, दोनों में है तो 2 अल्ना और रेडियस हो गई, ठीक है. कार्पल्स आर 16 in numbers, metacarpals are 10 in numbers and phalanges are 28 in numbers. phalanges जो आपकी फिंगर्स है ना, इनके अंदर भी बोन्स हैं. फील 28 है इन नंबर में, बोथ हैंड्स की, फॉर बोथ हैंड्स, राइट. फॉर सिंगल हैंड 14. नेक्स्ट इज पेल्विक गिल्डल. पेल्विक गिल्डल में आपकी हिप, पेल्विक और कॉक्सियल बोन को मिलाऊं तो 2 बोन्स होती है, राइट. लोअर लिम्स पे आ जाए तो दिस इज द फीमर, दिस इज नोन एज द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी. It is 2 in numbers. Then patella, this is the patella and this is the fibula just behind the patella. This is also known, this is also 2 in numbers. And then tibia, then tarsals, then metatarsals, and these are the phalanges. They are the 14 in numbers, 10 in numbers, and again 28 in numbers. So subtotal is 126. So how many bones are present in human body? 206. By combining both axial and appendicular skeleton bones. All right. So see, we are going to read about the detail about axial skeleton. अब हम axial skeleton के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे. Right? ये फॉर्म करता है longitudinal part of the body, जो स्काई ब्लू कलर का आपकी इमेज में क्लियरली विजिबल है, राइट. ये आपका 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. आपका स्कल, ठीक है, स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, ये सारा वर्टिब्रल कॉलम के अंदर आ जाता है, एंड बोनी थोरेक्स. दिस रिब केज इज कवर्ड अंडर द बोनी थोरेक्स. सी, अब सबसे पहले पोर्शन का क्या कवर करेंगे हम? स्कल का. अब स्कल की मैंने आपको जैसे बताई थी ना, क्रेनियल बोन्स होती है, फेशियल बोन्स होती है. अब हम उनको डिटेल में पढ़ेंगे. सो स्कल की अगर मैं बात करूं तो टोटल इसमें कितनी बोन्स होती है? 22. क्रेनियम और फेशियल बोन्स को मिलाऊं तो टोटल बोन्स कितनी होती है स्कल में? 22, राइट. बात करें तो मैंने आपको बताया ही था कि स्कल की बोन्स 2 ग्रुप में डिवाइडेड है, फेशियल बोन्स और क्रेनियल बोन्स, जिसमें कि क्रेनियल बोन्स का नंबर होता है 8 और फेशियल बोन्स का नंबर होता है 14, राइट. तो अब हम उन 8 बोन्स का नाम देखते हैं जो कि स्कल में प्रेजेंट होती है. फर्स्ट इज फ्रंटल बोन. फ्रंटल बोन जो कि एक ही होती है नंबर में. सी, दिस इज द फ्रंटल बोन, जो हमारे सामने, जिसे हम माथा बोलते हैं. दिस इज व्हाट? फ्रंटल बोन, राइट. नेक्स्ट इज 2 पैराइटल बोन होती है हमारी स्कल में. कौन सी होती है पैराइटल बोन? दोनों साइड्स, जो एक ग्रीन कलर का पोर्शन दिखाई दे रहा है, दैट इज पैराइटल बोन. ये दोनों कौन सी बोन है? पैराइटल. दिस इज फ्रंटल. फिर हम बात करें, 2 टेम्पोरल बोन्स होती है. सी इन द डायग्राम अगेन, 2 टेम्पोरल बोन्स है. दीज आर द टेम्पोरल बोन्स जस्ट बिलो द पैराइटल. पैराइटल के नीचे ही क्या है? टेम्पोरल बोन, ये वाली. सी, देन
ऑसिपिटल बोन जो कि 1 होती है नंबर में, सी ऑसिपिटल बोन, this right, this is the occipital. Next, sphenoid bone. Sphenoid bone, this pink color bone is the sphenoid bone. Then ethmoid bone, ये भी सिंगल होती है. This is ethmoid bone. See, this is ethmoid bone. So students, these are the bones of skull. Frontal, parietal, just below the parietal, temporal, occipital, sphenoid and ethmoid. These are the bones of skull. And how many they are in numbers? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. These are total 8 in numbers. Now you can also feel these bones in our head. Just feel it, right? You are able to feel the frontal. Next is about the facial bones. अब हम बात करते हैं facial bones की. जैसे कि मैंने आपको बताया facial bones कितनी होती है टोटल? 14, जिसमें कि 2 nasal bones होती हैं, 2 maxillary, 2 zygomatic, 1 mandible, 2 lacrimal, 2 palatine और 2 inferior concha and the vomer. See, हम डायग्राम से ही समझते हैं कि कौन सी बोन कहाँ पर है. हमें भी पता चलेगा कि हमारे फेस में इतनी सारी बोन्स है तो कौन सी बोन कहाँ पर है, ये एक बोन है कि 2 है, राइट, या मल्टीपल है. तो जस्ट सी, दिस इज द मैंडिबल, जिसे आप जबड़ा बोलते हैं, राइट, जिससे आप च्यूइंग कर पाते हैं, ये होता है मैंडिबल. ये एक ही होता है, दोनों साइड नहीं है. आपकी चीक्स 2 है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैंडिबल भी 2 है. दिस इज द सिंगल. अब इसे मूव करके देखिए, ये एक सिंगल बोन, राइट, दिस इज मैंडिबल. एंड जिसे अपर लिप्स बोला जाता है, अपर लिप्स के अंदर हमारा क्या होता है, मैंडिबल, दोनों साइड्स. तो दो मैक्सिला होती है, राइट. एक मैंडिबल होता है जो कि मैक्सिला से जुड़ा हुआ होता है. ऑलराइट, देन हम बात करते हैं लैक्रिमल बोन की. ये जो ग्रीन कलर का आपको पोर्शन दिख रहा है, ये होती है लैक्रिमल बोन्स, जहां से हमारे टीयर्स आते हैं, राइट. ये हमारी लैक्रिमल बोन है. जाइगोमैटिक बोन, जिसे चीक बोन भी कहा जाता है, हमारी चीक्स पे जो होती है ना, फील करेंगे आप तो आपको महसूस होगा इसके नीचे, बिल्कुल जैसी शेप आपको डायग्राम में दिख रही है, बिल्कुल अपने हाथों का यूज कीजिए और अपने आईज के नीचे आप उसको फील कीजिए. तो ये दोनों तरफ बोन है, इसे क्या बोलते हैं, जाइगोमैटिक बोन. फिर ये है वोमर बोन, ठीक है, नोज के पेट टच करके आप फील कर सकते हैं, दिस इज द वोमर बोन. एंड जो ग्रीन कलर के 2 आपको इनसाइड की तरफ बोन्स दिख रही होती है, इंफीरियर नेजल कॉन्काई 2 होती हैं, ये भी काउंट में, राइट. सो दिस इज that how 14 bones are present in our face and where. तो अब आपको पता चल गया कि आपकी फेस पे 14 बोन्स होती हैं और किस बोन को क्या बोला जाता है, कहाँ कहाँ पर बोन्स हैं, उनकी लोकेशन भी. आई होप आपको क्लियरली समझ आ गई हो, राइट. अब हम बात करते हैं कि जो क्रेनियल बोन्स और फेशियल बोन्स होती हैं, ये प्रोटेक्ट करती हैं और सपोर्ट करती है हमारे स्पेशल सेंस ऑर्गन्स को और ब्रेन को. हमारे स्पेशल सेंस ऑर्गन्स में क्या आता है, आईज, ईयर, नोज, टंग, स्किन. तो जो क्रेनियल बोन्स हैं, जो कि हमारे फेस में सेंसेस प्रेजेंट है, हमारी आईज हैं, हमारे नोज हैं, हमारे ईयर्स हैं, हमारी टंग है, इनको क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है ये वाली बोन्स, राइट. और स्कल किसको प्रोटेक्ट करती है, हमारे ब्रेन को, राइट. एंड देन जब ये बोन्स, हमारी जो क्रेनियल बोन्स हैं, ये स्कल के साथ जुड़ती है, जो कैविटी प्रेजेंट है उसके अंदर ही ब्रेन रखा हुआ है, राइट. सो जो जब स्कल के साथ जुड़ती है तो छोटी छोटी कैविटीज और बनती हैं, छोटी छोटी खाली स्पेसेस और बचती हैं, जैसे बोला जाता है आई कैविटी, ऑर्बिट्स जिसके अंदर हमारी आईज रखी हुई है ना, पैरानेजल साइनस, और स्मॉल स्मॉल कैविटीज जो हमारे ऑर्गन्स कंटेन करती हैं, जिससे हम सुन पाते हैं. सुन पा रहे हैं ना, ईयर्स है, अंदर जो बोन्स है, राइट. वो छोटी छोटी कैविटीज जो बची, जब क्रेनियल कैविटी प्रॉपरली सेटल हुई, राइट, तो जो छोटी छोटी कैविटीज बनी हुई हैं उसके सेटलमेंट से वही हमारी नेजल कैविटी बना रहे हैं, वही ऑर्बिट्स बन रही हैं, वही पैरानाइजल साइनसेस है, और छोटी छोटी कैविटीज जिसके अंदर हमारे ऑडिटरी ऑसिकल्स प्रेजेंट हैं, जो कि हमारी हेल्प करते हैं सुनने. ऑलराइट. और इमूवेबल जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं हमारी स्कल में, इमूवेबल, क्योंकि हमारी स्कल तो मूव नहीं कर सकती, हम स्कल को मूव ही नहीं कर पाएंगे. तो नेक को मूव कर सकते हैं,
लेकिन स्कल तो नहीं मूव करेगी क्योंकि उसके अंदर इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं जिन्हें क्या बोला जाता है, सूचर्स। सी इन द डायग्राम। तो नेक्स्ट slide I will show you that what are the sutures and where are present. These are the sutures. These जो इनका joint है ना, जहाँ पे जुड़ी है वो एक दूसरे से, these are known as sutures, क्योंकि ये immovable joint है जिसकी वजह से हमारी जो स्कल की बोन्स है वो मूव नहीं कर सकती है। ठीक है, स्कल प्रोवाइड करती है एक लार्ज एरिया जिससे कि जो मसल्स है, जो हमारे हेड के डिफरेंट पार्ट्स में जो मसल्स प्रेजेंट हैं वो उनसे प्रॉपरली अटैच हो पाए। ठीक है, और स्कल की और फेशियल बोन्स दोनों मिलकर प्रोवाइड करती है मसल्स को एक अच्छा एरिया जिससे कि मसल्स प्रॉपरली सेटल हो पाती हैं और उसी की वजह से हम अपने फेशियल एक्सप्रेशन बना पाते हैं। हम जैसे खुश हैं तो हम हंस रहे हैं, राइट, तो क्या स्ट्रेच हो रही है, मसल स्ट्रेच हो रही है, कि हमारी बोन्स के ऊपर क्या, किस चीज की लेयर है, मसल की लेयर है और फैट्स की लेयर है, राइट। अब आप देखते हैं ना, कोई मुंह, आप कहते हैं ना, अरे यार ये तो मुझे देख के हमेशा मुंह ही बनाता रहता है। अब वो मुंह कैसे बना पा रहा है, क्योंकि हमारे स्केलेटन में तो कुछ ऐसा नहीं है। स्केलेटन तो जी सबका ही ऐसा होगा, यही मैंडिबल रहेगा और ऊपर दो मैक्सिला ही रहेंगे, किसी का टेढ़ा मैक्सिला नहीं होगा, किसी का टेढ़ा मैंडिबल नहीं होगा, राइट। और अगर होगा तो फिर वो हमेशा के लिए उसका फेस वैसा ही दिखेगा। लेकिन अगर वो अपने फेशियल एक्सप्रेशन चेंज कर पा रहा है, इसका मतलब ये बोन्स तो मूव कर रही है, लेकिन जो हमें दिख रहा है वो तो स्केलेटन नहीं है, वो क्या है, मसल्स जो ऊपर चढ़ी हुई है, उसके ऊपर जो स्किन आई है, उसके अंदर जो फैट है, इसी की वजह से हम अपने फेशियल एक्सप्रेशंस बना पाते हैं। ठीक है, तो फेशियल बोन होती है, ये पूरा हमारे फेस का फ्रेमवर्क बनाते हैं। ठीक है, और ये सपोर्ट भी करता है उस एंट्रेंस को जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का है, दैट इज अवर माउथ, एंड रेस्पिरेशन का है, दैट इज अवर नोज एंड माउथ ऑल्सो। सो ये उन एंट्रेंसेस को भी सपोर्ट करती है हमारी फेशियल बोन्स, जो कि हमारे डाइजेस्टिव और रेस्पिरेटरी सिस्टम का एंट्रेंस है, या फिर कहूँ तो ओपनिंग है, राइट। अब बात करूं तो फ्रंटल बोन मैंने जैसे कि आपको डायग्राम में क्लियरली दिखा दिया गया है, तो यही हमारा फॉरहेड बनाती है, जैसे मैंने बोला था माथा, राइट। पैराइटल बोन्स की बात करूं तो ये साइड में प्रेजेंट होती है, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, रूफ ऑफ द क्रेनियल कैविटी, हमारी क्रेनियल कैविटी की रूफ होती है। ठीक, टेम्पोरल बोन्स जो होती है ये फ्लोर होती है, हमारे क्रेनियम का फ्लोर। ठीक है, ऑसिपिटल बोन्स जो होती है ये पोस्टीरियर पार्ट फॉर्म करती है और ये क्रेनियम का बेस है, जो हमारा क्रेनियम होता है ना उसका बेस बनाती है ऑसिपिटल बोन। स्फेनॉइड बोन जो होती है वो स्कल के मिडल में प्रेजेंट होती है और ये स्कल का बेस बनाती है। ठीक है, एथमॉइड बोन जो होती है ये मिड लाइन में लोकेटेड होती है क्रेनियल के एंटीरियर पार्ट में, जो कि ऑर्बिट से मीडियली लोकेटेड होते हैं। ठीक है, ये जो मैं आपको एनाटॉमिकल टर्म्स यूज कर रही हूँ, एंटीरियर, मीडियल, ये सारी आपको एनाटॉमिकल पोजीशंस में बताई गई थी कि एंटीरियर का मतलब क्या होता है और मीडियल का मतलब क्या होता है, राइट। सो डोंट कंफ्यूज, एनाटॉमिकल पोजीशंस पढ़ाई ही इसीलिए जाती है ताकि अब आप जब एनाटॉमी पढ़े किसी भी प्रॉपर सिस्टम की तो आप उन टर्म्स को रिलेट कर पाए। ओके, सो एक जो सुपीरियर सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है वो हमारा नेजल कैविटी, जिसके अंदर हमारी नॉस्ट्रिल्स प्रेजेंट है, ये कंटेन करती है एथमॉइड बोन, हमारी थिन प्रोजेक्शंस जिन्हें कॉन्काया बोला जाता है, जो म्यूकस मेम्ब्रेन से सराउंडेड होती है। ये ऑल्सो इंक्रीज करती है सरफेस एरिया नेजल कैविटी के अंदर, जिसकी वजह से हम इनहेल कर पाते हैं एयर को, ज्यादा एयर को जब हम चाहते हैं तो। अगेन मैं आपको दिखा देती हूँ एथमॉइड बोन, अगर आप भूल रहे हैं कि एथमॉइड बोन कौन सी थी, तो ये वाली बोन्स जो है ना, ये जो नोज के साइड में प्रेजेंट है, दीज आर द एथमॉइड बोन एंड दीज आर ये ऑरेंज, एंड दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ इनहेल्ड एयर। सी पोस्टीरियर व्यू की बात करूं, पोस्टीरियर मींस बैक व्यू की बात करूं तो कुछ इस तरह से हमारे स्कल दिखती है, जैसे कि मैंने आपको बताया था फ्रंटल बोन जो होती है माथे पे होती है, जिसे फोरहेड बोन बोला जाता है। पैराइटल बोन जो मैंने आपको बताया स्कल की रूफ बनाती है, स्कल की छत बनाती है, तो ये दोनों पैराइटल बोन है, इन्होंने हमारे स्कल का छत बनाया। फिर मैंने आपको बताया था कि जो ऑसिपिटल बोन है वो क्या बनाती है, सी अगेन बेस बनाती है, तो ये आपका बेस हो गया। ठीक है, फ्लोर कौन बनाता था, टेम्पोरल बोन, ये जो आपकी टेम्पोरल बोन है वो फ्लोर बनाती है, वो हम एंटीरियर व्यू में देख पाएंगे। ठीक है, अगर सामने से देखें तो ये ऑरेंज वाली आपकी
टेम्पोरल बोन है, तो ये आपका क्या बनाती है, फ्लोर बनाती है। ऑलराइट, एथमॉइड बोन मैं आपको दिखा चुकी हूँ जो कि नेजल कैविटी फॉर्म करती है। अब बात करूँ फेशियल बोन्स की, तो जो नेजल बोन्स होती हैं वो नोज के लिए ब्रिज बनाती हैं, ठीक है, जो नोज हमारी प्रॉपर्ली प्लेस्ड है इसके लिए ब्रिज बनाती है नेजल बोन्स, ठीक है। मैक्सिला जो है वो फॉर्म करता है हमारा अपर का जॉ, जो कि मोस्टली बहुत हार्ड होता है और यही सेपरेट करता है नेजल कैविटी को और ओरल कैविटी को, ठीक। जो हमारी मैक्सिला है जिसे अपर लिप्स बोला जाता है, वो ही सेपरेट कर रहा होता है एक्चुअली हमारी नेजल कैविटी और ओरल कैविटी को। अब बात करूं जाइगोमेटिक बोन की, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो बोन्स आपकी चीक्स पे प्रेजेंट होती है दैट इज जाइगोमेटिक बोन, जिसे चीक बोन भी बोला जाता है। लैक्रिमल बोन क्या होती है, जो हमारे मिडिलली लोकेटेड होती है हर एक ऑर्बिट की। अगर आप भूल रहे हैं तो अगेन मैं आपको रिमाइंड करा देती हूँ, दिस इज द लैक्रिमल बोन, दिस जहाँ से हमारे टीयर्स आते हैं, ठीक है, ये लैक्रिमल बोन होती है। फिर हम बात करें पैलेटाइन बोन की, तो ये पोस्टीरियर पोर्शन बनाती है हमारा हार्ड पैलेट का। ये जो हमारे मैक्सिला में हार्ड पैलेट था, तो जो इसका पोस्टीरियर पोर्शन है वो किससे बना है, पैलेटाइन बोन से बना है। अब इंफीरियर नेजल कॉन्काई की बात करूं तो ये इंफीरियर लैटरल वॉल बनाती है, जो लैटरली लोकेटेड वॉल्स होती हैं नेजल कैविटी में, वो किससे बनती है, हमारा इंफीरियर नेजल कॉन्काई से बनती है। ऑलराइट, देन वोमर, वोमर बोन जो होती है नेजल सेप्टम, जो नेजल का जो सेप्टम है, आप नोज को देखिए, दो एक आपको जब आप नोज के सेंटर में क्लिक करेंगे तो आपको एक बोन महसूस होगी, दैट इज द वोमर। मैंडिबल क्या होती है, जॉ बोन होती है, जैसे जबड़ा बोला जाता है, लोअर जॉ बोन होती है, और यही होती है पूरे स्कल बोन। अगर मैं स्कल बोन्स की बात करूं तो आपकी कोई बोन मूव नहीं कर सकती, आपकी ईयर बोन, आपकी नोज की जो नेजल कैविटी, जो आपकी नेजल बोन्स हैं, क्या आप अपनी नेजल को, नोज को इधर उधर घुमा सकते हैं, नहीं घुमा सकते। जैसे आप अपने जॉ को इधर उधर मूव कर सकते हैं, आप च्यूइंग कर सकते हैं इससे, ठीक है। तो जो मैक्सिला है वो तो फिक्स है, लेकिन मूव कौन कर रहा है, अभी हम बात कर रहे हैं जैसे, ठीक है, मैं आपसे बात कर पा रही हूँ, तो क्या मूव कर रहा है, हमारा मैंटिबल मूव कर पा रहा है, राइट। सो यही एक मूवेबल स्कल बोन होती है, और ये लार्जेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट फोशियल बोन है। इस सबसे, हमारे फेस की बात करी जाए तो हमारे फेस में सबसे बड़ी बोन कौन सी होती है, मैंडिबल, और ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी होती है, राइट। नेजल सेप्टम क्या करता है, डिवाइड करता है इंफीरियर नेजल कैविटी को राइट और लेफ्ट में। ऑर्बिट्स, आई सॉकेट्स, जो आई के लिए जगह है, दैट इज द ऑर्बिट्स। फॉर्मिना, ओपनिंग फॉर ब्लड वेसल्स, नर्व्स और लिगामेंट ऑफ द सेल। स्कल, जो स्कल में ब्लड पहुंच पा रहा है, जो ब्लड वेसल्स स्कल तक जाती हैं, जो नर्व स्कल तक पहुंच पाती हैं, और जो लिगामेंट्स हैं वो स्कल तक पहुंच पा रहे हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ द फॉर्मिना, बिकॉज दीज आर द ओपनिंग्स। यही ओपनिंग्स होती हैं जिनके थ्रू हमारी नर्व्स, हमारे ब्लड वेसल्स स्कल तक पहुंच पाते हैं। अब मैं बात करूं स्फेनॉइड बोन की, राइट। स्फेनॉइड बोन कुछ इस तरह की विंग्स शेप में दिखाई देती है, राइट, और ये इसके पोर्शंस होते हैं। इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आपको इतना नाम याद करने की जरूरत नहीं है कि किस पोर्शन को क्या बोला जाता है, बट ये रिमाइंड रखिएगा स्फेनॉइड बोन प्रेजेंट होती है, ठीक है। आप इथमॉइड और इनका डायग्राम एक बार पिक्चर आपके दिमाग में सेट कर लीजिए कि ये ऐसी दिखती है। फिर एथमॉइड बोन, क्योंकि अभी हमने डायग्राम में देखा था तो वो बहुत शॉर्ट थी, सिर्फ कलर से इंडिकेट हो पा रही थी, तो उसका बिगर व्यू आप यहाँ से देख सकते हैं कि एथमॉइड बोन एक्चुअल में दिखती कैसे, राइट। तो आप इसका शेप देख सकते हैं कि एथमॉइड बोन इस तरह की दिखती है और वोमर बोन इस तरह की दिखती है। अब मैंडिबल, मैंडिबल जिसे हम जॉ कह रहे थे, दिस इज द मैंडिबल, दिस इज अवर मैंडिबल। हाउ मैंडिबल लुक लाइक्स, दिस इज द इमेज, राइट। हर एक पोर्शन का एक एक नाम है, जितने भी पोर्शन आप इस क्लियर पिक्चर में देख पा रहे हैं मैंडिबल के, तो सब एक में आप देखिए, राइट अगर व्यू देखें, अगर हम लेफ्ट व्यू देखें, तो हर एक पोर्शन का एक पर्टिकुलर नेम दिया गया है कि इस स्पेस को क्या बोलेंगे, इस होल को क्या बोला जाएगा, राइट। जैसे कि आप देख सकते हैं कोरोनॉइड प्रोसेस में हेल्प करता है,
इसे मैंडिबुलर फोरामेन बोला जाता है, इसे कॉन्डलर प्रोसेस बोला जाता है. दिस इज द मैंडिबुलर नॉच, दिस इज रेमस, this is angle, this is body of the mandible, this is responsible for the alveolar processes, and this is mental foramen. So these are the terminology which are present inside the mandible bone. Then see paranasal sinus. So these are the hollow portion of the bones that surround the nasal cavity. ये हमारी hollow portions होती हैं bones की जो nasal cavity को surround करती हैं. इनका काम क्या होता है कि ये skull का जो weight, स्कल को ना हल्का महसूस करने में हेल्प करती है, लाइटन करती है स्कल को. ठीक है, जब हम बात करते हैं जो हमारी एम्प्लीफिकेशन होती है वॉइस की, तो किसकी वजह से हो पाती है? पैरानेजल साइनस की वजह से. ठीक है, जो हमें वार्म और मॉइस्ट एयर फील होती है जब हम इनहेल करते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ द पैरानेजल साइनस. एंड सी दीज आर द फ्रंटल साइनसेस एज यू सी इन द डायग्राम. These are maxillary sinus, these are sphenoid sinus, and these are the ethmoid sinus, and collectively they are known as the paranasal sinus. एक मैंने आपको बताया था हायोइड बोन. तो हायोइड बोन क्या होती है? ये दिस इज आवर हायोइड बोन जो यहाँ प्रेजेंट होती है. डायग्राम में आप क्लियरली देख लीजिए, ये हायोइड बोन होती है. ये ओनली बोन होती है जो आर्टिकुलेट नहीं करती किसी और बोन के साथ, ये किसी और बोन से जुड़ी हुई नहीं होती है. द ओनली बोन दैट डू नॉट आर्टिकुलेट, जो किसी और के साथ मूवमेंट नहीं करती है. ठीक है, ये टंग के लिए एक बेस बनाती है. ठीक है, एक मूवेबल बेस जो होता है हमारी टंग का, वो कौन बनाती है? हायोइड बोन. यही रिस्पॉन्सिबल होती है हमारा वॉइस बॉक्स पूरे टाइम खोले रखने के लिए. जैसे हायोइड बोन जो होती है यही हेल्प करती है कीप द वॉइस बॉक्स ओपन एट ऑल टाइम. ऐसा तो नहीं होता कि अभी ऐसा टाइम आ गया कि अब मैं बोल नहीं सकती. अभी ऐसा होता है? नहीं ना. हम जब चाहते हैं जब बोल सकते हैं. तो वो किसकी वजह से है? हायोइड बोन की वजह से, क्योंकि यही हमारे वॉइस बॉक्स को, जिसे लैरिंक्स बोलते हैं, उसको हर समय ओपन रखती है. भले ही हम सो रहे हो, अगर हम सो भी रहे हैं तब भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि हमारी जो वॉइस बॉक्स है उसका कैप, उसका कवर ओपन है. राइट. अब हम बात करें वर्टिब्रल कॉलम की. तो वर्टिब्रल कॉलम को स्पाइन, बैकबोन और स्पाइनल कॉलम भी कहा जाता है. राइट, से स्पाइन भी कहा जाता है, बैकबोन भी कहा जाता है. कहते हैं ना बैकबोन, रीढ़ की हड्डी, दैट इज योर वर्टिब्रल कॉलम. इसका फंक्शन होता है हमारे रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड. आपको पता है रीढ़ की हड्डी क्या होती है? स्पाइनल कॉर्ड, जिसपे मतलब हमारा पूरा पोस्चर डिपेंड करता है. ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो कॉलम है दैट इज वर्टिब्रल कॉलम. इसीलिए इसको बैकबोन कहा जाता है. ठीक है, और स्पाइनल कॉलम भी कहा जाता है, स्पाइन भी कहा जाता है. ये हमारे हेड को सपोर्ट करती है क्योंकि डायरेक्ट हमारी स्कल बोन से कंटिन्यूएशन में जुड़ी आ रही होती है. ठीक है, ये एक पॉइंट अटैच करती है फॉर द रिब्स, pelvic girdle and muscles. How? So see in the diagram कि कैसे मैं ये बात कह पा रही हूँ कि ये सबको एक सपोर्ट प्रोवाइड करती है. यहाँ पे देखिए आप, दिस इज द वर्टिब्रल कॉलम विच इज ऑल्सो नोन एज बैकबोन. आप देखिए ये कि हेड के कंटिन्यूएशन में ये आ रही है. ठीक है, रिब्स को भी सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है एंड देन pelvic girdle को भी. तो ये इन सारे स्ट्रक्चर्स को क्या करती है? होल्ड करके रखती है, इनको सपोर्ट प्रोवाइड करती है, अगर आसान शब्दों में कहा जाए तो. ठीक है, और एक कर्व्ड होता है, कर्व्ड. ओके, ये हमारी हेल्प करता है मेंटेन करने में एक सीधी पोजीशन, जैसे हम सीधे खड़े हो पा रहे हैं, बिल्कुल पोजीशन जो हम मेंटेन कर पाते हैं. हमारा जो पोस्चर है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ऑन द बैकबोन. क्या है वो? हमारी बैकबोन के ऊपर डिपेंड करता है. ये जैसे हम चलते हैं, कई बार हमें झटके लगते हैं, तो जो मतलब हम कहीं गिर गए, ठीक है, ये चलते चलते आप कहीं टकरा गए, ठोकर खा गए, तो जो शॉक्स लगते हैं चलते टाइम, उनको भी ये एब्जॉर्ब करती है, जिससे हमारे ब्रेन पे, हमारी स्पाइनल कॉर्ड पे कोई इफेक्ट नहीं आता है. तो ये प्रोटेक्ट करती है. बेसिकली सारी बोन्स हमें प्रोटेक्ट करती है, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करके रखती है. तो इनका भी एक मेजर रोल है. ठीक, अब जैसे मैंने आपको बताया था कि टोटल 26 होती है नंबर में. ठीक है, कैसे 26 होती है? क्योंकि इसमें
7 सर्वाइकल बोन्स होती हैं, 7 सर्वाइकल वर्टिब्रास होते हैं, ठीक है, जो कि नेक रीजन बनाते हैं, जो नेक से शुरू करते जाएं और हम काउंट करें 7 तक, तो 7 कौन सी होंगी? सर्वाइकल होंगी। जस्ट बिलो द सर्वाइकल देयर आर 12 थोरैसिक वर्टिब्रा, ठीक है, जो कि बिल्कुल थोरैसिक कैविटी के बैक साइड में होते हैं। थोरैसिक कैविटी हमारे जिसमें लंग्स रखे होते हैं, बिल्कुल लंग्स के जस्ट पीछे पोस्टीरियरली हम देखा जाए तो क्या होंगी? थोरैसिक बोन्स होंगी। वो कितनी होती है नंबर में? 12। और हमारी रिब्स कितनी होती है? कितने पेयर्स होते हैं रिब्स के? 12। ठीक, दोनों तरफ से अटैच रहती है थोरैसिक वर्टिब्रास। समझ रहे हैं ना आप? जैसे एक वर्टिब्रा है पीछे, सी अगेन सी द डायग्राम। As you can see in the picture, these are the thoracic vertebrae just behind the rib cage. All right. Next बात करें तो just below the thoracic vertebra there are 5 lumbo vertebra जो कि सपोर्ट करते हैं हमारे लोअर बैक को। एक सैक्रम होता है, ठीक है, जो कि जैसे जैसे अडल्ट होते जाते हैं तो 5 सैक्रल वर्टिब्रा को फ्यूज करके बनता है, एक सैक्रम और एक कॉक्सियल। स्टार्टिंग में ये 5 इन नंबर्स होते हैं। जैसे जैसे अडल्ट ग्रो कर, जैसे जैसे अडल्ट बनते जाते हैं, आपने सुना है ना कि जब एक न्यू बॉर्न होता है एज कम्पेयर टू अडल्ट मेल, और अगर हम न्यू बॉर्न की बोन्स की काउंटिंग करें तो न्यू बॉर्न्स की बोन ज्यादा होती है, राइट? तो क्यों? क्योंकि जब हम बड़े होते जाते हैं तो वही जो बोन्स होती हैं, स्मॉलर स्मॉलर बोन्स, वो फ्यूज होके एक बोन बन जाती है। जिसका एग्जाम्पल मैं आपको अभी दे रही हूँ। जैसे कि जब हम बच्चे होते हैं तब हमारे जो वर्टिब्रा कॉलम होते हैं, वर्टिब्रल कॉलम होते हैं, उनका काम ज्यादा होता है। कैसे? जब बड़े होके एक सैक्रम होता है, वो पहले कितना था? 5 सैक्रल वर्टिब्रा थे। जैसे जैसे अडल्ट होते गए तब वो 5 फ्यूज हो गए एक दूसरे में और कंबाइन होके उन्होंने एक बोन बना दी, दैट इज 1 सैक्रम। इसी तरह से कॉक्सियल का नंबर 4 होता है, और जैसे जैसे अडल्ट होते जाते हैं, जैसे जैसे एज आती जाती है, ये भी फ्यूज हो जाते हैं और एक बोन बना देते हैं, दैट इज 1 कॉकेट्स, ठीक है। So these are the bones of the vertebral column. See the clear picture of the vertebral column. These are 7 cervical vertebra. These are the thoracic vertebra, which are 12 in numbers. These are the lumbo vertebra, which supports the lower back. These supports the thoracic cavity. This belongs to or supports the brain or the head portion, and these are the sacrum and coccyx. Sacrum are 5 in numbers and coccyx are 4 in numbers. As we grown up, then they fused in each other, and ultimately the sacral vertebra is formed 1 sacrum, and coccygeal vertebra, 4 coccygeal vertebra are fused and form the 1 coccyx. So this is the classification, or this is the how vertebral columns are arranged in our back, the posterior part of the body. So then see cervical vertebra की जो मैंने बताया था आपको 7 होते हैं, तो इनको डिनोट किया जाता है C1 to C7 से। thoracic vertebra को डिनोट किया जाता है T1 to T12 से। lumbar region को डिनोट किया जाता है L1 to L5 से। sacrum को S1 to S5 से, एंड coccygeal को डिनोट किया जाएगा C1 to C4। लेकिन जब ये फ्यूज हो जाती है तब ये एक सिंपल एक बोन बन जाती है, दैट इज कॉक्सिक्स, ठीक है। कॉक्सियल वर्टिब्रा फ्यूज होके एक बोन्स बना लेता है, कॉक्सिक्स, ठीक है। एंड these are the big shape, or these are the enlarged view of our vertebra. So first one is the shape of cervical vertebra, how our vertebra looks like. See, there is no regular shape of these vertebra, that's why they comes under the classification in irregular bone. इसीलिए इनको irregular bone कहा जाता है, क्योंकि आप इनकी शेप देखिए, कोई रेगुलर बोन नहीं है इनकी, irregularly arranged है, इसी वजह से ये irregular bones का एक एग्जाम्पल है। सी सर्वाइकल वर्टिब्रा की शेप thoracic vertebra से बहुत डिफरेंट है, तो आप दोनों की शेप्स देख लीजिए, राइट। These are the cervical vertebra and these are the thoracic vertebra that are 12 in numbers, and cervical vertebra are 7 in numbers. Then these are the lumbar vertebra. See that how they are joined to each other. See the joining pattern. This is the shape. Basically, this is the shape of lumbar vertebra, and that see that how they are joined to each other.
there are 5 in numbers. And when we combine or when we compare these vertebrae with each other, so we can observe easily that there is too much difference in their shapes. Cervical, thoracic and lumbovertebra are completely different from each other, right? Cervical vertebra are small and thoracic are slightly larger than the cervical, and lumbovertebra is the largest among the all. And when we talk about the formula, so we are able to see there are two transverse, right? There are two transverse and one vertebral, and they have only one vertebral. They are also have only one vertebral, but they have two transverse. So according to it's their morphology and according to their functions also, they are totally different from each other, right? क्योंकि सर्वाइकल वर्टिब्रा का फंक्शन होता है ब्रेन को सपोर्ट करना, थोरैसिक का थोरैसिक रिब्स को सपोर्ट करना और लंबो का लोअर बैक को सपोर्ट करना. तो इनकी शेप के साथ साथ इनका फंक्शन भी अलग है, right? This is that how the sacrum and coaxial looks like, right? So आप देख सकते हैं कि sacrum जो है फ्यूज होके एक बन जाता है तो एक ट्राइंगुलर शेप बन जाती है, राइट? वरना ये अलग अलग होती है इन्फेंट एज में, जब हम इन्फेंट होते हैं, जब हम न्यू बॉर्न होते हैं और जब हम चाइल्ड होते हैं. बट एज वी ग्रोन अप then they will fuse with each other and form the single one sacrum, and this is the one coccygis. ठीक है, पहले 4 होती है और ये 5 होती है नंबर्स में. अब हम बात करते हैं थोरैक्स के बारे में, जिसे थोरैसिक केज भी बोला जाता है. ठीक है, ये किससे बनता है? हमारे रिब्स से, हमारे स्टर्नम से, हमारे कोस्टल कार्टिलेज से और हमारे थोरैसिक वर्टिब्रा से मिलके हमारा एक थोरैक्स बनता है, हमारे एक थोरैसिक कैविटी बनती है. आई होप कि आपको समझ आ गया होगा. जैसे जैसे मैं वर्ड्स बोल रही हूँ आपके माइंड में वो पिक्चर क्लिक होनी शुरू हो गई. कि मैंने आपको बताया था स्टर्नम क्या होता है, जो रिब्स के बीच में प्रेजेंट होता है, रिब्स के पेयर के बीच में प्रेजेंट होता है. जस्ट आप आईज क्लोज कीजिए और आप रिमेंबर करने की कोशिश कीजिए स्केलेटन के डायग्राम, जिसमें जहाँ रिब्स होती है उनके बीच में एक लाइन होती है, दैट इज स्टर्नम, है ना? तो स्टर्नम, रिब्स, कोस्टल कार्टिलेज और थोरैसिक वर्टिब्रा को मिला के हमारा थोरैक्स बनता है. इसका फंक्शन क्या होता है? प्रोटेक्ट करना ऑर्गन्स को, जो भी ऑर्गन्स हमारे थोरैसिक कैविटी में प्रेजेंट हैं, जैसे कि लंग्स और एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट है, उनको प्रोटेक्ट करना. ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है अपर लिम्स की बोन को, हमारे हैंड्स की बोन को सपोर्ट प्रोवाइड करता है. ठीक है, थोरैक्स. और ब्रीथिंग में भी एक बहुत ज़रूरी रोल प्ले करता है, जो कि हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में डिटेल में देखेंगे. अब हम बात करें स्टर्नम का क्या काम है, तो स्टर्नम ब्रेस्ट बोन होती है, दोनों ये सेंटर में लोकेटेड होती है. अगर आप हमें सेंटर बॉडी को टच करेंगे तो जो सेंटरली बोन है लोकेटेड, ठीक है, दैट इज द स्टर्नम, जिसे ब्रेस्ट बोन भी कहा जाता है. ठीक है, रिब्स की बात करूं तो रिब्स 12 होती हैं नंबर्स में, 12 पेयर्स होते हैं इनके. तो 12 पेयर्स में 24 टोटल नंबर होता है इनका. ये थोरैसिक कैविटी से जुड़ी हुई होती हैं. ठीक है, जिसमें कि ट्रू रिब्स का काउंट होता है 7 पेयर्स. 14 कितनी जो रिब्स होती हैं वो हमारी ट्रू रिब्स होती हैं. ठीक है, 6 रिब्स होती हैं वो फॉल्स होती हैं और 2 फ्लोटिंग रिब्स होती हैं, मींस 4 फ्लोटिंग रिब्स होती है. पेयर्स में जाऊं तो 7 पेयर्स ट्रू रिब्स के होते हैं, 3 पेयर्स फॉल्स रिब्स के होते हैं और 2 पेयर्स फ्लोटिंग रिब्स के होते हैं. ऑलराइट, एंड व्हाट अबाउट द कोस्टल कार्टिलेज? कोस्टल कार्टिलेज वो कार्टिलेज होते हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं हमारे थोरैसिक केज की इलास्टिसिटी को. जो हमारे थोरैसिक केज है, थोरैसिक केज है हमारा, जो उसका इलास्टिक नेचर है वो किसकी वजह से है? कार्टिलेज की वजह से, कोस्टल कार्टिलेज की वजह से. सी, दिस इज द डायग्राम. हियर यू कैन सी these are the vertebrae which are present on the posterior side. This is the sternum, which is also known as the breastbone, and these are the ribs. See, 1 to 7 these ribs are known as true ribs. ये actual ribs होती हैं. These are the false ribs. ये जो 3 दिख रही हैं आपको ribs, ये false ribs होती हैं. And ये 11th और 12th वाली जो आपस में जॉइंट नहीं है, ये फ्लोटिंग रिब्स होती है. मतलब इनका कोई जुड़ाव नहीं है, आपस में जॉइंट नहीं है, ये फ्लोटिंग है. ठीक है, अब आपके मन में ये डाउट आना चाहिए, अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं तो, कि ट्रू रिब्स और फॉल्स रिब्स में क्या डिफरेंस है? रिब्स तो दोनों ही है, जुड़ी तो दोनों ही है, लेकिन अब आप यहाँ देख सकते हैं ये हर एक रिब स्टर्नम से प्रॉपरली जॉइंट. दैट्स व्हाई दीज आर नोन एज ट्रू रिब्स. ये असली रिब्स है.
ये रिब्स सारी इसलिए इनको नाम दिया गया है, नाम दिया गया ट्रू रिब्स। बट जो फॉल्स रिब्स है वो यही एक रिब ट्रू रिब्स के साथ ज्वाइंट हुई है और बाकी की दो रिब्स भी इसी के साथ फ्यूज होके उस ट्रू रिब्स के साथ ज्वाइन है। क्योंकि ये डायरेक्टली हमारे स्टर्नम से कनेक्टेड नहीं है, ट्रू रिब्स के थ्रू कनेक्टेड है, दैट्स व्हाई दीस रिब्स आर नोन एज फॉल्स रिब्स। फ्लोटिंग रिब्स क्योंकि ये प्रॉपरली जॉइंट ही नहीं है, दैट्स व्हाई उन्हें फ्लोटिंग रिब्स बोला जाता है। ये आपका कोस्टल कार्टिलेज, ठीक है, जो इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है हमें, थोरेसिक कैविटी को इलास्टिक नेचर प्रोवाइड करता है, वो होता है हमारा कोस्टल कार्टिलेज। और इन रिब्स के बीच में जो स्पेस होता है, दिस इज नोन एज इंटरकोस्टल स्पेस। दिस इज द डिटेल व्यू ऑफ रिब। एक रिब कैसी दिखती है, अगर हम उस रिब को देखना चाहें किसी सिंगल रिब को, तो वो कैसी दिखेगी, वो ऐसी दिखेगी, ठीक है, कि कर्व्ड होती है, कर्व्ड बोन होती है। स्टर्नम कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है, जो कि दोनों जो रिब्स को अटैच करके रखता है अपने ऊपर।